नमस्ते, स्वागत है आप सभी का डी के करियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हमें ऋषिपाल शर्मा, आप पढ़ रहे हैं पॉलिटी के अंतर्गत हमने लास्ट लेक्चर में राज्य के नीति निदेशक तत्व का जो टॉपिक था वो स्टार्ट किया था। उसी श्रृंखला में आज जो हम बात करने जा रहे हैं वह है नए निदेशक तत्व। अब ये नए निदेशक तत्व क्या होते हैं, इस चीज़ को ज़रा समझेंगे। नए निदेशक तत्व ये जो चीज़ है, कह रहे हैं 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में निदेशक तत्वों की सूची में 4 तत्व और जोड़े गए। इनकी भी राज्य में अपेक्षा रहती है। वो नए कौन कौन से हैं, तो इसमें जो सबसे पहला है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में, वह है बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना। ये अनुच्छेद 39 में बात की गई है। दूसरा है समान न्याय को बढ़ावा देने के लिए और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए। ये जो बात कही गई है ये आर्टिकल 39A में कही गई है। इससे अगर आगे बात करें तो और है, वो है समान न्याय को बढ़ावा देने के लिए गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए आर्टिकल 39 ये हो गया। और फिर आगे है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों को भागीदारी को सुरक्षित करने हेतु कदम उठाने के लिए अनुच्छेद 43A। तो ये हमारे कुछ इसमें नए हैं जो राज्य के नीति निदेशक तत्व वो जोड़े गए हैं। तो इसमें पहला हमारा हो गया कि बच्चों को स्वास्थ्य के अवसरों की जो सुरक्षित करना ये, और समान न्याय को बढ़ावा देने के लिए गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए, और उद्योगों के प्रबंधन में जो श्रमिक होते हैं, मजदूर होते हैं, उनकी भागीदारी को सुरक्षित करने के लिए। अब आगे अगर हम देखें तो इसमें जो चौथी जो चीज़ है, ये जो पर्यावरण वाली, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। रक्षा और पर्यावरण को बेहतर बनाने और जंगलों को वन्य जीवन की रक्षा करने के लिए ये अनुच्छेद 48 है। तो जो रक्षा, जो वृक्ष कट रहे हैं या और पर्यावरण को जो हानिकारक वाली जो वस्तुएं हैं उनसे सुरक्षा के लिए और इसके लिए और अच्छा बनाने के लिए जंगलों और वन्य जीवन की जो रक्षा है उनके करने के लिए ये आर्टिकल 48 लाया गया। इसके अगर आगे की बात करें तो इसमें कह रहे हैं कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में एक और निदेशक तत्व को जोड़ता है जो राज्य से अपेक्षा रखता है कि वह आय, प्रतिष्ठा और सुविधाओं के अवसरों में असमानता को समाप्त करे। ये आर्टिकल 38 हो जाएगा। इसमें क्या है, इसमें मामला ये है कि जो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम है, इसमें इस बात का जिक्र किया गया कि 1978 में ये बात आई कि जो राज्य से अपेक्षा रखता है कि आय जो है और प्रतिष्ठा और सुविधाओं के अवसर, इसमें जो असमानता है उसको समाप्त करें। कहने का मतलब आय का ये है कि जो वेतन है वो समान किया जाए और मान सम्मान समाप्त, प्रतिष्ठा जो है सभी के लिए जो है जितने भी सरकारी हैं उनके लिए समान की जाए, और जो सुविधाएं मिल रही हैं वो उनकी असमानता को दूर किया जाए। इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एक 4th क्लास का कर्मचारी है और एक 1st क्लास का कर्मचारी है, तो इनकी जो वेतन है उसमें भी अंतर है, इनके लिए जो सुख सुविधाएं मिल रही हैं उसमें भी अंतर है। जैसे कलेक्टर साहब हैं तो उनके लिए अर्दली भी मिलता है, गार्ड भी मिलते हैं, गाड़ी भी मिलती है टोए टोए वाली, और एक चपरासी हैं उनके लिए कुछ नहीं मिलता है, वो आज भी स्कूटर पर आने वाले से आ रहे हैं। तो इस तरीक़ा की जो असमानताएँ हैं उनको दूर करने की बात इसमें कही गई है। फिर आगे और 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में अनुच्छेद 45 की
विषय वस्तु को बदला गया और प्राथमिक शिक्षा को अनुच्छेद 21 का के तहत मूल अधिकार बनाया गया। संशोधित निर्देशक तत्वों में राज्य से अपेक्षा की गई कि वह बचपन देखभाल के अलावा सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगा। इसके बाद में आता है सहकारी समितियों से संबंधित एक नया 97 में जो है 97वां जो संशोधन है। अधिनियम 2000 द्वारा सहकारी समितियों से संबंधित एक नया नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया। इसके अंतर्गत राज्यों से ये अपेक्षा की गई कि वे सहकारी समितियों की स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा दें। ये आर्टिकल 43B में जोड़ा गया है। क्या क्या चीज़ जोड़ी गई है? कह रहे हैं सहकारी जो समितियां हैं, जो कोऑपरेटिव जो होती हैं, उनकी बात हो रही है। इसमें संशोधन एक जो नया संशोधित जो 97वां जो संशोधन हुआ, उसमें अधिनियम ये था 2011 द्वारा सहकारी समितियों संबंधित एक नया और नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया। इसके अंतर्गत ये अपेक्षा की गई, ये अभिलाषा की गई कि सरकारी समितियों की स्वैच्छिक गठन, अपनी मर्जी से गठन और अपनी मर्जी से संचालन किया जाए और लोकतांत्रिक जो नियंत्रण है वो हटाया जाए और व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए ऐसे काम किए जाए। आगे अगर हम देखें तो इसमें कह रहे हैं निर्देशक सिद्धांतों के पीछे संतुति, ये क्या चीज़ होती है, इसे ज़रा हम समझेंगे। तो 1 मिनट का मेरे को ज़रा टाइम दीजिएगा। अब काम को जारी किया जाए। तो वो ये है कि संविधान सभा के संवैधानिक जो सलाहकार सर वी.आर. राव ने इस बात को संतुति की थी कि वैयक्तिक अधिकार को 2 श्रेणियों या न्यायोचित एवं गैर न्यायोचित में बांटा जाना चाहिए। ये वही वी.आर. राव हैं जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को टक्कर देने वाले व्यक्ति थे। संविधान सभा में जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, बहुत ज़्यादा विद्वान, संविधान की जो बहुत अच्छी सी समझ थी, वो यही 2 व्यक्ति थे। उनमें फर्स्ट थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सेकंड नंबर पे आते हैं वी.आर. राव। और वी.आर. राव बहुत ही योग्य और बहुत अच्छी समझ रखते थे संविधान के बारे में। और इतना ही नहीं, वी.आर. राव से जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी कभी कभी सलाह ले लेते थे किसी चीज़ पे, अगर वो अटक जाते थे। ऐसे समझो कि जैसे नोकिया और सैमसंग, जहाँ पर नोकिया काम करना छोड़ता है वहाँ पर सैमसंग आ जाता है, और जहाँ पर सैमसंग काम करना छोड़ता है वहाँ पर नोकिया आ जाता है। ऐसे समझिएगा। तो क्या कह रहे हैं कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार वी.आर. राव ने इस बात को संतुति की थी कि वैयक्तिक अधिकारों को 2 न्यायोचित, कैसे 2 न्यायोचित एवं गैर न्यायोचित में बांटा जाना चाहिए, जिसे प्रारूप समिति द्वारा स्वीकार कर लिया गया। इस तरह न्यायोचित प्रकृति वाले मूल अधिकारों को भाग 3 में उल्लेखित किया गया और गैर न्यायोचित निर्देशक तत्व को संविधान के भाग 4 में रखा गया। तो इसमें जो सवाल बनेगा वो कैसे बनेगा? एक तो सबसे पहला जो सवाल बनेगा वो यही बनेगा कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार का क्या नाम है? तो आप कहेंगे वी.आर. राव। ये सर तो लगा दिया, उपाधि है इनकी। और 2 श्रेणियों में जो बांटा वो इन्हीं ने बांटा। आगे अगर देखें, यद्यपि
निदेशक तत्व गैर न्यायोचित हैं, ये न्यायोचित नहीं हैं। संविधान अनुच्छेद 37 में इस बात को स्पष्ट किया गया कि ये तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं, अतः ये राज्य का कर्तव्य होगा कि इन तत्वों का विधि बनाने में प्रयोग करें। ये वही बात कह रहे हैं जो इससे पहले कह चुके थे। आगे अगर हम बात करें एक सेकेंड, अतः इनके अनुप्रयोग हेतु राज्य प्राधिकारियों पर नैतिक दायित्व अभ्यारोपित करता है, परंतु इसके पीछे वास्तविक शक्ति राजनीतिक है। अर्थात जनमत आह्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने कहा कि लोगों के लिए उत्तरदायी कोई भी मंत्रालय संविधान के भाग 4 में वर्णित उपबंधों की अवहेलना नहीं कर सकता। इसी प्रकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा कि लोकप्रिय मत पर कार्य करने वाली सरकार इसके लिए नीति बनाते समय निदेशक तत्वों की अवहेलना नहीं कर सकती। यदि कोई सरकार इनकी अवहेलना करती है तो निर्वाचन समय में उसे मतदाताओं के समक्ष उत्तर अवश्य देना होगा। फिर आगे ये जो कह रहे हैं कि संविधान निर्माताओं ने निदेशक तत्व या सिद्धांतों को गैर न्यायोचित एवं विधि रूप से लागू करने की बाध्यता वाला नहीं बनाया, क्योंकि वो इसलिए नहीं बनाया अब समझो, ये बात जो है कि संविधान निर्माताओं ने निदेशक सिद्धांतों को गैर न्यायोचित एवं विधि रूप में लागू करने की बाध्यता वाला नहीं बनाया। क्यों? कारण इसमें पहले है कि देश के पास उन्हें लागू करने के पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं थे, लेकिन अब तो हैं, अब तो करो। देश में व्यापक विविधता एवं पिछड़ापन इनके क्रियान्वयन में बाधक होगा। स्वतंत्र भारत को नए निर्माण के कारण कई तरह के भारों से मुक्त रहना होगा, ताकि इसे इस बात के लिए स्वतंत्र रखा जाए कि उनके क्रम समय स्थान की पूर्ति का निर्णय लिया जा सके। तो अगर कोई आपसे पूछे कि जो भारतीय संविधान में जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं उन्हें क्यों गैर न्यायोचित और जो है कोर्ट चैलेंज नहीं किया जाने की जो सीमा रखी गई है, जो बाध्यता रखी गई है, वो क्यों रखी गई? तो इसमें जो फैक्ट है वो पहला तो देश में उतने टाइम जो संसाधन थे, जो मूलभूत आवश्यकताएं थी वो नहीं थी, और दूसरा जो है पिछड़ापन जो है उसे दूर करें या ये चीज़ें देखें। और तीसरी बात ये है, स्वतंत्र भारत का जो नया निर्माण चल रहा था तो वहाँ पर मुक्त रखना बहुत ही दिक्कत आ रही, क्योंकि मूलभूत समस्याएं हो रही। अब एक चीज़ समझो, 3 चीज़ें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। तो जब संकट से आप गुजर रहे होंगे या कोई भी देश या स्टेट, तो सबसे पहले इन तीनों में से हमारे लिए क्या चाहिए? वो भोजन चाहिए ना। जब भोजन होगा तब तो मन करेगा वस्त्र का, और जब भोजन और वस्त्र होंगे तब मन करेगा घर का। ये एक भवन या घर भी मकान होना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर ये है कि उतने टाइम गरीबी इतनी थी देश में, तो वहाँ पर ये चीज़ें देखी जाए कि
मूलभूत आवश्यकताओं वाली चीज़ देखी जाए या वहाँ पर छूट की जाए। ये वही बात है ना कि घर में ही अगर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो क्या कहते हैं कि यार 2 जोड़ी कपड़ा ना खरीदो इस बार, एक ही जोड़ी से काम चला लो। तो वही यहाँ पर मैनेजमेंट वाली बात है। आगे अगर देखें, इसके लिए संविधान निर्माताओं ने तत्व को प्रस्तुत करने के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण नहीं होगा, ये दृष्टिकोण होगा, किताब में ये ठीक कर लेना, दृष्टिकोण को अपनाया और इन तत्वों को शक्ति निहित नहीं कि इन्होंने न्यायालयी प्रक्रिया से ज़्यादा जागरूक जनता के मतों में विश्वास प्रकट किया। वो भी उतने टाइम से कर सकते थे, लेकिन उतने टाइम के जो नेता थे वो लगभग ईमानदार थे। सब तो नहीं थे, नेता शब्द ही ईमानदारी से नहीं बना है तो उसके गुणधर्म कैसे होंगे, ये चीज़ भी आप जान लें। आगे अगर देखें, अब निदेशक तत्वों की आलोचना, ये भी तो ज़रूरी है। आलोचना करने में हम पहले से ही बहुत अच्छे हैं, किसी की करवा लो। तो वो देखो कि संविधान सभा के कुछ सदस्यों और अन्य संवैधानिक एवं राजनीतिक विशेषज्ञों ने राज्य के नीति निदेशक तत्वों की निम्नलिखित आधार पर आलोचना की। जो आधार है वो पहला आधार है, उसमें से कोई कानूनी शक्ति नहीं। ये इन्होंने बात कही कि इसमें कोई पहली जो बात कही है कि कोई कानूनी शक्ति नहीं। अब कानूनी शक्ति तो नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। अब इसके इन्होंने ऐसा क्यों कहा है वो ज़रा समझते हैं। कह रहे हैं मुख्यतः इनके गैर न्यायोचित चरित्र के कारण इनकी आलोचना की गई, जबकि केटी शाह ने इसे अतिरेक कर्मकांडी बताया और इसकी तुलना एक चेक जो बैंक में है उसका भुगतान बैंक संस्थानों की अनुपत्ति पर ही संभव है। नसीरुद्दीन ने इसके लिए कहा कि ये सिद्धांत 9 वर्ष प्रस्तावों की तरह है जो जनवरी को टूट जाते हैं। यहाँ तक कि टीटी जो कृष्णाचारी हैं उन्होंने इसी की आलोचना की और कहा कि भावनाओं का एक स्थायी जो कूड़ाघर है वो नीति निदेशक तत्व हैं। तो जो नीति निदेशक तत्व हैं उनकी कैसे कैसे आलोचना की वो देखो। फिर एक बहुत बड़े संविधानविद हुए हैं, वो हैं केसी वेयर। इन्होंने लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा, इनमें धार्मिक उपदेश बताया तथा सर आइवर जेंग्स ने इन्हें कर्मकांडी आकांक्षा बताया। तो इस आधार पर इसकी आलोचना की। आगे देखो क्या कहा, आगे कहा है तर्कहीन व्यवस्था। अब ये तर्कहीन व्यवस्था है तो कैसे वो समझेंगे। आलोचकों ने मत दिया कि इन निदेशकों को तार्किक रूप से निरंतरता के आधार पर व्यवस्थित नहीं किया गया। एन श्रीनिवासन के अनुसार इन्हें ना तो उचित तरीके से वर्गीकृत किया गया और ना ही तर्क संगत तरीके से व्यवस्थित किया गया। इसकी घोषणा कम महत्व के मुद्दों को अति आवश्यक आर्थिक एवं सामाजिक मुद्दों से मिलती है। ये एक ही तरीके से अत्याधुनिक या आधुनिक एवं पुरातन को जोड़ते हुए इस व्यवस्था के लिए वैज्ञानिक आधार पर सुझाया जा सकता है, जबकि ये भावनाओं एवं बिना पर्याप्त जानकारी के आधार पर आधारित है। सर आइवर जेंग्स ने इसकी ओर संकेत करते हुए तत्वों का कोई नियमित प्रतिमान दर्शन नहीं बताया। तो ये तो साफ आलोचना हमारी 2 हो गई। अब इसमें एक चीज़ और कही गई है कि रूढ़िवादिता या रूढ़िवादी। तो रूढ़िवादी ये कैसे हैं वो ज़रा समझते हैं।
रूढ़िवादी भी कह रहे हैं। सर आइवर जेंक्स के अनुसार ये नीति निर्देशक तत्व 19वीं सदी के इंग्लैंड के राजनीतिक दर्शन पर आधारित है। इसकी टिप्पणी की कि सिडनी तब और ब्रिटिश वेब में कानून इस पाठ के पृष्ठों में प्रवेश कर गए। संविधान 4 भाग में व्याख्यात किया गया है ताकि समाजवाद के बिना संविधान समाजवाद उन्होंने मत किया कि ये तत्व गलत भारत में 20वीं सदी को मध्य में जाएगा उपयोगी सिद्ध होंगे। इस प्रश्नपत्र की इस प्रश्न का भाग 21वीं सदी में उपयोग नहीं होंगे, इसका जवाब नहीं दिया गया, लेकिन यह तय है कि प्रचलित होंगे। फिर इसके बाद में इसमें चौथे नंबर पर आता है वो है संवैधानिक टकराव। अब ये जो संवैधानिक टकराव है इसे ज़रा समझते हैं। तो संवैधानिक टकराव क्या है? के संथानम का जो मत है वो है कि इन तत्वों से केंद्र एवं राज्यों के बीच, राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के बीच और राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के बीच संवैधानिक टकराव होगा। उसके अनुसार केंद्र इन तत्वों को लागू करने के लिए राज्यों को निर्देश दे सकता है और इसके लागू होने के पर 6 राज्य सरकारों को बर्खास्त कर सकता है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री को संसद द्वारा विधेयक मत दिलवाओ जो निर्देशक तत्वों का उल्लंघन करता है। राष्ट्रपति विधेयक को इस आधार पर अस्वीकृत किया गया कि ये तत्व राष्ट्र के शासन के लिए मूल हैं और इसलिए मंत्रालय को यह नकारने का कोई अधिकार नहीं है। इस तरह ये संवैधानिक टकराव राज्य स्तर पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच भी उत्पन्न हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। इससे आगे का नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।